अगर आप मेरे चैनल बायोदेवी रिंकल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है उस पे अपन चल रहे हैं अपने चैनल बायोदेवी रिंकल की तरफ। कल तक अपन ने डिस्कस किया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कुछ पार्ट, जिसमें आपको मैंने मैनेजेस के बारे में बताया था। तो आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रेन, जो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। और ये ब्रेन वाला टॉपिक जो है, अगर आप डॉक्टर बन गए हैं तो भी काम का, नहीं बने तो भी काम का है। और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ब्रेन से रिलेटेड। तो वो अपन डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या बातें हैं इंपॉर्टेंट। अगर ब्रेन को देखा जाए तो नियर अबाउट ब्रेन का जो वेट होता है, कई बुक में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ 1200 to 1400 ग्राम्स तक होता है। और अगर फिक्स पूछ लिया जाए तो मैक्सिमम लोगों में इतना होता है। अब इसकी लोकेशन कहाँ हो जाएगी? क्रेनियल कैविटी के अंदर, जो स्कल के अंदर अपन अपना सिर वहां प्रेजेंट है। फिर अभी दिखता कैसा है, तो दिखने में इसके स्ट्रक्चर को अपन लिख सकते हैं पिंकिश कलर का, पिंकिश, हल्का सा ग्रेइश भी होता है। और ये ग्रेइश और पिंकिश होने के साथ साथ दिखता कैसा है आपको? वॉलनट जैसा। अखरोट देखे आपने? अखरोट, अखरोट जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं? एकदम सर्कस प्रेजेंट होता है उसमें, गायरिस प्रेजेंट होती है। तो अखरोट अगर बड़ी साइज का मान लिया जाए ना, तो वैसा ही अपना ब्रेन दिखता है। नॉर्मली अगर कहा जाए तो 75 से 80% ब्रेन का जो पार्ट है वो किसमें, कौन सी एज तक डेवलप हो जाता है? 2 साल की एज तक। लेकिन रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो कितना हो जाएगा? फुल साइज तक वो कहां पहुंच जाता है? 6 साल की एज तक। यानी 80% तक डेवलपमेंट कब हो जाता है? 2 साल की एज तक हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ना, बच्चा फास्ट लर्निंग सीखता है उसमें। और बच्चा कुछ जो है वो 6 साल की एज तक। बाद में फिर डेवलपमेंट, मतलब साइज में इंक्रीज नहीं होता है, एक्टिविटीज में, लर्निंग में इंक्रीज होता है। तो अपन बात करते हैं ब्रेन में। मैंने आपको उस दिन में बताया था 86 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कई कई बुक में आपको ये भी मिल जाएगा, नियर अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स भी मिल जाएंगे। तो एक न्यूरॉन जो है वो नियर अबाउट 25,000 अदर न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन बना सकता है। तो आप सोचो कितना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, मतलब इट्स ट्रू कॉम्प्लेक्स। एक बंदा 25,000 लोगों से बात कर रहा है, नॉर्मल बातों में अगर मैं कहूं तो, मतलब एक जना 4 लोगों से बात करता है तो भी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन 25,000 न्यूरॉन से भी कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकता है। तो सोचो कितना एफिशिएंट होगा उसका वर्क। तो इसीलिए बोलते हैं कि ब्रेन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि इतना सारा नेटवर्क उसमें प्रेजेंट है। फिर अगर अपन देखें ब्रेन की बात, तो ब्रेन जो होता है इसका 3 पार्ट्स होता है। कितना होता है? 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट पार्ट अगर अपन देखें तो हो जाएगा फोर ब्रेन, जिसे प्रोजेंसिफेलॉन भी कहा जाता है। प्रोजेंसिफेलॉन मतलब इतना साइंटिफिक नेम है ना, जैसे बोलते हैं ना घर का नाम और बाहर का नाम, वैसे फोर ब्रेन सीधी भाषा में और साइंटिफिक भाषा में बोलना है तो प्रोजेंसिफेलॉन। फिर सेकंड जो है वो हो जाएगा आपका मिड ब्रेन, ठीक है। और ये जो हो जाएगा मिड ब्रेन, इसे अपन क्या बोलेंगे? मेसेंसिफेलॉन। और लास्ट जो हो जाता है वो होता है आपका हाइंड ब्रेन, उसे बोलेंगे टेलेंसिफेलॉन, ठीक है। तो अगर अपन बात करें, ये फोर ब्रेन है तो इसमें भी कुछ पार्ट्स हो जाएंगे, इसमें भी कुछ कुछ जगहों पे है। तो इसके जो पार्ट्स होते हैं वो कौन से हो जाते हैं? एक होता है सेरिब्रम, एक होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सॉरी सेरिब्रल लोब्स, और थर्ड जो हो जाता है वो आपका हो जाता है डायंसिफेलॉन। डायंसिफेलॉन, ओके। एंड यही अगर अपन मिड ब्रेन में बात करें तो यहाँ पे भी क्या होते हैं? लोब्स होते हैं। फर्स्ट हो जाएंगे वो, एक तो पार्ट हो जाएगा लोब्स, जिसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी कहा जाता है। और सेकंड जो हो जाता है वो हो जाता है पेंडिकल्स। यानी ये जो मिड ब्रेन है उसमें लोब्स एंड पेंडिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अपना जो हाइंड ब्रेन है इसमें भी, एक्चुअली मैं यहाँ पर ये इतना इतना सा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको ओवरव्यू देके बताऊंगी ब्रेन के स्ट्रक्चर का। टेलेंसिफेलॉन जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सेरिबेलम, एक हो जाएगा पॉन्स, और एक हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है फोर ब्रेन। मतलब सारे ब्रेन के अंदर आपको पूछ लिया जाए कि विच इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर, तो आपका आंसर क्या होगा? लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इज फोर ब्रेन।
ठीक है। अब फोर ब्रेन में भी सबसे लार्जेस्ट कौन सा हो जाता है, सेरिब्रम हो जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, अगर इसको अपन ब्रेन को ऊपर से, साइड से, लेफ्ट से देखेंगे तो कैसा कैसा दिखता है। तो देखिए इसको, अगर आप फ्रंट से मतलब सामने से ब्रेन को देख रहे हैं तो आपको कौन कौन से पार्ट्स दिख जाएंगे। सामने से मतलब ब्रेन ऐसे सामने रखा हुआ है, उसको इधर की साइड से देख रहे हो आप, मतलब इधर खड़े हो आप और इधर ब्रेन है तो आप देख रहे हो, तो उसमें आपको दिखेगा कि जो ब्रेन है उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट कौन सा हो जाएगा, फोर ब्रेन वाला हो जाएगा। और फोर ब्रेन में भी जो सेरिब्रम है ना वो वाला और लोब्स वाला पार्ट, फिर मिड ब्रेन का कोई भी जगह आपको वहां पर नहीं दिखेगा और सीधा आपको फिर लीफ जैसे स्ट्रक्चर जैसा दिखेगा नीचे की तरफ लगा हुआ, वो दिखेगा आपको सेरिबेलम। ओके, इस तरह से इसका साइड भी हो जाएगा व्यू, फ्रंट भी हो जाएगा। अगर आप इसको सेरिब्रल को ऊपर से देखोगे बिल्कुल तो आपको दो हेमिस्फेयर भी दिखेंगे, वो हेमिस्फेयर की स्ट्रक्चर भी मैं आपको नेक्स्ट में दिखाऊंगी। तो ब्रेन को जिधर की तरफ से देखा जाएगा उसमें और अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखती जाएगी। अगर उसको बिल्कुल सैजिटल व्यू है उसका तो उसमें आपको पॉन्ड्स भी दिखेगा और मेडुला ऑब्लोंगेटा भी दिखेगा और सेरिबेलम भी दिखेगा। मिड ब्रेन वाला पोर्शन अंदर की तरफ दबा हुआ रहता है तो वो आपको दिखता नहीं है। एंड फोर ब्रेन में आपको सेरिब्रम वाला और लोब वाला पार्ट ज्यादा अच्छे से दिखता है और डायनसेफेलॉन अंदर की तरफ मर्ज है तो वो आपको दिखता नहीं है। अब हम बात करें बिल्कुल डायरेक्टली फोर ब्रेन की, ये तो पार्ट्स हो गए इसके। अब हर एक पार्ट को अपन और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ब्रेन में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा वाला, सबसे डिस्कस अपन करने वाले कौन सा पार्ट है, फोर ब्रेन। अब देखिए ये जो फोर ब्रेन देखे हैं तो अपन इसके भी पार्ट्स देखते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेरिब्रम। सेकेंड पार्ट जो हो जाएगा वो इसका कौन सा हो जाएगा, सेरिब्रल लोब। और थर्ड पार्ट जो हो जाएगा वो उसका हो जाएगा डायनसेफेलॉन। ओके, अब ये जो सेरिब्रम होता है ये लार्जेस्ट पार्ट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब ये लार्जेस्ट पार्ट होने के साथ साथ इसके ना दो पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रल लार्जेस्ट लिख रही हूं मैं यहाँ पे लार्जेस्ट। इसके जो दो पार्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर। और आगे शब्द लगा देते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो लेफ्ट एंड राइट दो हेमिस्फीयर इसमें होते हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखो एक पिक के साथ साथ दिख रहा, दिखाई दिया, ये लेफ्ट एंड राइट दो पार्ट्स है इसके सेरिब्रल के जो प्रेजेंट है। अब ये जो दोनों पार्ट है वो इस तरह से कुछ आपको दिख रहे होंगे वीडियो में, और ये बीच में से यहाँ किससे जुड़े होते हैं कॉर्पस कैलोसम से। किससे जुड़े होते हैं, कॉर्पस कैलोसम। और इस सेरिब्रल का ऊपरी जो कवरिंग होता है, सरफेस वाला पार्ट होता है, द सरफेस ऑफ सेरिब्रम इज नोन एज, इसका जो ऊपर जो कवरिंग है ना उस कवरिंग को अपन बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स पढ़ना अपने को क्यों जरूरी है, बिकॉज ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इंपॉर्टेंट रोल क्या हो जाएगा, इसमें 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसका अपीयरेंस जो होता है वो ग्रेइश कलर का होता है। मैंने आपको देखो लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ग्रे पोर्शन जो है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट दिखाया था मैंने। तो ग्रेइश अपीयरेंस होता है इसका। इसमें 3 इंपॉर्टेंट तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। एक हो जाएगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो सेंसरी जो सेंस कर रहा है चीजों को, सेंसरी के साथ साथ सेकंड वाला जो हो जाएगा एसोसिएटेड, और एसोसिएटेड के साथ लास्ट वाला जो हो जाएगा सेंस कर लिया, एसोसिएट कर लिया, और अब क्या करना बचेगा, मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी वाला पार्ट क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। एसोसिएटेड वाला पार्ट क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, भाई जो आया है वो क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, और ये करवाएगा रेस्पॉन्ड। आगे जो भी आपके हैंड से लेग से वहां से जो ट्रांसमिट करके जो रेस्पॉन्ड करा रहा है वो कौन कराएगा, मोटर न्यूरॉन्स कराएंगे। तो अब देखिए आपको ये क्लियर हो गया कि सेरिब्रम क्या है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन विच कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम में भी क्या, दोनों जो हेमिस्फीयर है वो कॉर्पस कैलोसम से जुड़े हुए हैं। फिर इसकी जो सरफेस वाली स्ट्रक्चर है उसे अपन बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स,
और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स किसको कंसिस्ट करके रखता है, 3 तरह के न्यूरॉन्स को कंसिस्ट करके रखता है, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन एंड थर्ड मोटर न्यूरॉन्स। तो ये बात तो इसकी हो जाती है। अब ये जो सेरिब्रम है इसके अंदर क्या होता है, लोब्स, सेरिब्रल लोब्स होते हैं, 4 तरह के लोब्स इसमें हो जाएंगे। ये जो सेरिब्रम है इसमें ना एक और चीज होती है, इसमें जो अपवर्ड फोल्ड्स होते हैं, जो ऊपर की तरफ फूले हुए अपवर्ड फोल्ड्स जो है उसे बोला जाता है गायरी। ये लाइट कलर अगर लग रहा है आपको तो मैं डार्क से लिखती हूँ, गायरी। और जो डाउनवर्ड फोल्ड्स होते हैं नीचे की तरफ, डाउनवर्ड फोल्ड्स जो होते हैं उन्हें कहा जाता है सल्कस। ठीक है, तो ये कई बार आपको जब आप ब्रेन की स्ट्रक्चर को पढ़ोगे तो ये वर्ड्स बार बार आते हैं, सर्कस एंड गायरीज, सेंट्रल सर्कस, लेफ्ट सर्कस, ये तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये दोनों टर्म्स भी बताई है कि अपवर्ड फोल्ड जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, इट इज कॉल्ड गायरी, एंड द डाउनवर्ड जो अंदर की तरफ खांच मतलब दबी हुई जो है, तो यानी कुछ इस तरह की अगर स्ट्रक्चर है तो अंदर वाली ये जो खांच वाली स्ट्रक्चर है ये हो गई सर्कस, ये फूला हुआ स्ट्रक्चर हो गया गायरीज। तो इन द ब्रेन बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं होता है, इट ऑल्सो हैव सर्कस एंड गायरीज। अब अगर अपन बात करें इन लोब्स की तो वो लोब्स के बारे में देखते, देखिए क्या होते हैं लोब्स। और जनरली जो एग्जाम्स होते हैं आपको क्वेश्चन लोब से पूछा जाता है कि ये वाला लोब्स क्या काम करता है, ये वाला लोब क्या करता है, तो वो अपन देखते हैं। 4 इंपॉर्टेंट लोब्स प्रेजेंट होते हैं कहां पर, ब्रेन के अंदर। एक हो जाता है फ्रंटल, एक हो जाता है टेम्पोरल, एक हो जाता है पैराइटल और एक हो जाएगा ऑसिपिटल। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट, ये सामने से आपको क्लियरली दिख जाएंगे, मैं इसका भी पिक आपको साथ में स्टिकर फॉर्म में दिखता रहेगा कि ये चारों लोब्स जो है वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से फ्रंटल और टेम्पोरल लोब जो है वो फ्रंट साइड में होता है। कौन सी साइड में होता है, फ्रंट साइड में। और ये दोनों जो है वो कैसे होते हैं, बैक साइड में होते हैं। अब इनको पढ़ना क्यों जरूरी है, ऐसा क्या काम कर रहे हैं ये जो इनको पढ़ना जरूरी है, वैसे देखा जाए ना ये आपस में किससे सेपरेट रहते हैं, सर्कस से। मैंने अभी ऊपर आपको बताया ना सर्कस क्या होती है, दीज लोब्स आर सेपरेटेड बाय सर्कस। और अब फ्रंटल की, सबसे पहले फ्रंटल की अगर अपन बात करें तो फ्रंटल क्या हो जाएगा, फ्रंटल जो ऐसा लोब होता है ये क्रिएटिव आइडियाज, मतलब आपके मन में आ रहा है कि आपको एक पानी से चलने वाला पंखा बनाना है, तो वो आपका माइंड का क्रिएटिव थॉट हुआ ना, तो क्रिएटिव आइडियाज को कंट्रोल कौन करेगा, फ्रंटल वाला पार्ट करेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके इसको लाइन अंडरलाइन करके लिख लीजिए, फ्रंटल पार्ट क्रिएटिव आइडियाज को कैरी करता है। फिर देखिए आपने देखा होगा कि जो टेस्ट होता है, मतलब कहते हैं ना टेस्टी, अरे खाना बहुत टेस्टी बना है, तो हस्बैंड, देखो वाइफ हस्बैंड के लिए खाना बनाती है तो वाइफ को अपन पत्नी भी बोलते हैं ना, पत्नी, तो पत्नी स्टैंड फॉर पैराइटल, और टेस्ट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल हो जाता है, पैराइटल लोब्स। ठीक है, तो पैराइटल लोब्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट। और जो जबान होती है ना, स्पीच, नेता लोग भाषण देते हैं, वो लंबा लंबा से भाषण देते हैं, तो स्पीच के लिए क्या होता है, उसका जो थोड़ा सा पोर्शन जो होता है वो होता है पैराइटल पार्ट में, यानी लोअर पैराइटल पार्ट में स्पीच का पोर्शन होता है, स्पीच को कंट्रोल करने वाला पोर्शन, और वो आगे जाके एक्सटेंड कहां तक हो जाता है, टेम्पोरल लोब में, यानी लोअर पार्ट में किसका है, स्पीच का, और एक्सटेंडेड कहां पे है, टेम्पोरल में। तो आपको नॉर्मली सीधा आपको पूछ ले कि स्पीच को रेगुलेट करने वाला पोर्शन कहां प्रेजेंट, तो आपको टेम्पोरल लिखना है वहां पे, आप वहां पैराइटल नहीं लिख सकते, बिकॉज पैराइटल में थोड़ा पार्ट है, टेम्पोरल में ज्यादा पार्ट है। फिर आपने देखा होगा जो गांधी जी को देखा, गांधी जी का चश्मा कैसा होता था, बिल्कुल ऐसा एकदम राउंड, है ना, तो और चश्मा क्या काम करता है, देखने का, तो यहाँ पर ओ किसमें है, ऑसिपिटल लोब में है ना, तो ऑसिपिटल लोब कहां हो जाएगा, ऑसिपिटल लोब देखने का काम कर रहा है, तो विजुअल एरिया क्या कहां हो जाएगा, ऑसिपिटल लोब के अंदर आपके प्रेजेंट हो जाएगा। अब अगर अपन बात करें ऑल्फैक्टरी, तो ऑल्फैक्टरी में कैसा होता है, देखो डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो कहां लेके जाता है, पेशेंट को ओटी के अंदर लेके जाता है ना, तो ऑल्फैक्टरी या स्मेल का जो एरिया होता है वो कहां होता है, टेम्पोरल रीजन में होता है, तो अपन यहां लिख सकते हैं ऑल्फैक्टरी। फिर अपन बात करें टच सेंस, कि मतलब आपको किसी ने सेंसेस दिए हैं, मीन्स आपको टच किया है, आपको कुछ गर्म लगा है, ठंडा लगा है, टेम्परेचर लगा है, या आपको पेन हो रहा है, तो सारे जो सेंसेस जो है,
वो भी देखो मैंने पी से बताया था, पी में खाना कौन बना रहा है, टेस्टी, पत्नी, और सेंसिटिव भी कौन होती है, पत्नी। तो यहाँ पर सेंसरी एरिया भी हो जाता है। सेंसरी एरिया में आप क्या लिख सकते हो, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, टच, है ना। तो ये सारा जो सेंसरी पोर्शन है वो कहाँ हो जाएगा आपके कौन से वाले पोर्शन में हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा पैराइटल वाले पोर्शन में। अब सेंसेस के साथ साथ क्या बच जाता है, स्पीच हो गया, ऑडिटरी हो गया, टेम्परेचर हो गया, विजुअल हो गया, और टेस्ट में बता दिया, ठीक है। ऑलमोस्ट ये सारे कवर हो गए। कि आपको यहाँ पे मैं दे देती हूँ क्रिएटिव आइडियाज। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे मैंने हाइपोथैलेमस और थैलेमस की बात नहीं की, बिकॉज थैलेमस भी गर्म ठंडे को रेगुलेट करता है ना, वो अपन डायनसिफिलॉन में करेंगे बात कि वो कैसे काम करता है। तो ये आपका पूरा कौन सा हो जाता है, सेरिब्रल लोब वाला पार्ट हो जाता है। तो आई होप यहाँ तक का पोर्शन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सेरिब्रल लोब क्या क्या काम करते हैं। तो यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आपको याद हो जाना चाहिए। ऑल्फैक्टरी का मतलब अगर किसी को पता नहीं हो तो मैं बता दूं, स्मेल, सूंघना, मतलब। और ओसिपिटल, ओसिपिटल का मतलब होता है देखना, ओसिकल्स। तो ये सारा आपका सेरिब्रल लोब वाला पार्ट होता है। थर्ड पार्ट जो होता है वो आपका होता है डायनसिफेरॉन का। तो डायनसिफेरॉन को अपन देखते हैं। ये जो डायनसिफेरॉन है, यहाँ पे आपको तीन तरह की स्ट्रक्चर्स को पढ़ना होता है। एक पढ़ना होता है आपको यहाँ पे एपिथैलेमस। एपिथैलेमस का मतलब वो एपी पहले है उससे। अब जब भी एपिथैलेमस की बात की जाती है तो एपिथैलेमस जो होता है वो कैसा होता है, एक तरह की स्ट्रक्चर बनाता है, एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस। एपिथैलेमस क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस। ये जो एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस होते हैं, एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस क्या करेंगे, पीछे की तरफ एक स्टैक बनाएंगे। उस स्टैक को क्या बोलते हैं, पीनियल स्टैक। इनके पीछे की तरफ एक पीनियल स्टैक होता है, और जिससे एक गुठली जैसी स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है वो हो जाएगी पीनियल ग्लैंड। और ये पीनियल ग्लैंड क्यों जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पीनियल ग्लैंड पे पूछेंगे। पीनियल ग्लैंड क्या करती है, मेलाटोनिन का रिलीज करती है। और मेलाटोनिन आपको पता है कलर के लिए, या मेलाटोनिन जो बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है। यानी आप सुबह 8 बजे उठते हो और दूसरे दिन 8 बजे बिना अलार्म के आपकी आंख खुल जाती है, तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक हो गया। तो मेलाटोनिन उसको रेगुलेट करता है। थैलेमस जो है ये एक रिले स्टेशन है, रिले स्टेशन या एक हब की तरह काम करता है। मतलब बीच बीच में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके, यानी रुकने स्टेशन पे रुका के कहना बेमो खान जाओ, मीन्स कि आप थोड़ी देर रुको, थोड़ा सा आराम करो और फिर जाओ आगे। तो मोस्टली जैसे फॉर एग्जाम्पल रेटायरा की कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो यहाँ पर थोड़ी देर स्टेबल रही, फिर बाद में आगे नेक्स्ट चली गई। तो इस तरह से ये काम करता है। और स्लीपिंग को भी ये रेगुलेट करता है, स्लिप एट अवेक। ये दो कौन कंट्रोल करता है, थैलेमस। और ये भी हॉट एंड कोल्ड को भी रेगुलेट करता है, क्योंकि टच के लिए भी ये काम करता है। अब आपको पता है अगर किसी आदमी का थैलेमस डैमेज हो जाए तो क्या होगा, मतलब कि अगर उसका थैलेमस डैमेज हो गया है तो बंदा कोमा में चला जाएगा। मीन्स मतलब अब कितने भी साल लग सकते हैं उसको जगने में, मीन्स उसका स्लिप पे कंट्रोल क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो एनी डैमेज टू द थैलेमस एरिया कैन कॉज लाइफ टाइम कोमा। गॉट इट, ठीक है। तो ये जो थैलेमस की बात जाती है। अब थैलेमस के साथ पता है अलर्ट, मतलब आप कितने अलर्ट हो वो भी कौन रेगुलेट करता है, थैलेमस के अंदर। मतलब थोड़ी सी आवाज से एकदम अटैक एक से ऐसे हो जाना। और थैलेमस का ये फंक्शन हो जाता है। थैलेमस के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आपके आ जाएगा कौन, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस बड़ा क्यूट सा है, इसको पता है क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, बिकॉज इससे एक स्टैक निकलती है और वहां पर कौन जुड़ी हुई होती है, पिट्यूटरी, और जो कि मास्टर ग्लैंड है। तो ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, दैट्स व्हाई हाइपोथैलेमस इज नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या कहेंगे इसको अपन, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड।
मास्टर ग्लैंड। अब हाइपोथैलेमस जो होता है ना, ये होम्योस्टेसिस को भी रेगुलेट करता है, मतलब आपकी बॉडी के टेम्परेचर को, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड वगैरह उसको भी रेगुलेट करके रखता है। होम्योस्टेसिस का काम भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। फिर आपको किसी से प्यार हो गया, मतलब तुझे देखा तो ये जाना सनम वाली सिचुएशन भी कौन क्रिएट करता है? जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस। लव, और तू मेरा दुश्मन मैं तेरी दुश्मन, मतलब दुश्मन, एंग्री, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। यानी लव, हेट, आपको भूख लगी है मामा खाना बना दो, यानी आपका फूड, आपकी जो हंगर है, आपकी हंगर को भी कौन रेगुलेट करता है? हंगर सेंटर्स भी कहाँ हो जाएंगे? हाइपोथैलेमस में। आपको प्यास लगी है, ठंडा मतलब कोका कोला, तो वो पीने की इच्छा होती है, तो वो जो ड्रिंक या थ्रस्ट जिसे कहते हैं अपन, थ्रस्ट का सेंटर भी कहाँ हो जाएगा? आपके हाइपोथैलेमस में हो जाएगा। फिर देखो ये पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है, तो अपन कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ये ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है, और ये रिलीजिंग फैक्टर्स को रिलीज करवाने का काम करवाता है, इसलिए ये सेक्सुअल बिहेवियर को भी रेगुलेट करता है। फिर मान लीजिए आप रेस्पिरेशन कर रहे थे, या फिर आप रेस्पिरेशन के टाइम आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, जो ग्रोथ का बिहेवियर है, रेस्पिरेशन बिहेवियर है, सेक्सुअल बिहेवियर प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो हाइपोथैलेमस को डिटेक्ट करता है कि भाई ये बंदा ना बराबर सांस नहीं ले रहा है, इसको ठीक करो। तो इन्फ्लुएंस रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, या हार्ट रेट में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके उन रिलेटेड ऑर्गन्स को बोलता है कि इसको ठीक करो, इसमें कुछ दिक्कत हो गई है। तो इट ऑल्सो रेगुलेट रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट्स। रेगुलेट का मतलब कैसे है? करवा नहीं रहा है, ये सिर्फ उनको डिटेक्ट करता है और रिलेटिव ऑर्गन्स से उसको ठीक करवाता है। ओके, मेटिंग बिहेवियर, उसको भी कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। तो मतलब बहुत सारे काम है भाई, इसको खूब काम करना पड़ता है, तो आपको हाइपोथैलेमस तो रट्टा मार लेना है। हाइपोथैलेमस का इतना ही काम है, और जिसमें से 4 तो मैंने फिक्स बताई दिए आपको, लव, हेट, प्यार, नफरत, थ्रस्ट, एंगर एंड हंगरी। 5 चीजें हो गई, और 4 मेन कौन से? लव, हेट, थ्रस्ट और हंगर, भूख प्यास, प्यार मोहब्बत और नफरत। ये चारों को उसने रेगुलेट किया। अब उसने होम्योस्टेसिस को, यानी बॉडी को भी रेगुलेट किया, टेम्परेचर वगैरह 37 मेंटेन वगैरह रखवा रहा है। फिर मास्टर ग्लैंड है, तो साथ में ग्रोथ और सेक्सुअल बिहेवियर को भी रेगुलेट करा रहा है। तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस कि आपको इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है। और आज का जो भी पोर्शन था, इसमें से कई एग्जामों में क्वेश्चन बनता ही बनता है, अगर ब्रेन आपके सिलेबस में है तो प्लीज इसकी जो फंक्शनिंग है उसको अच्छे से याद कर लीजिए। मैंने काफी शॉर्ट करने की और काफी मतलब इसको बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। लोब्स में जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने काफी ट्रिकी फॉर्म में समझाने का कोशिश किया है, ताकि आपको इजीली याद जाए कि चश्मा कैसा होता है? राउंड, तो विजुअल माने देखना, और राउंड होता है तो ऑसिपिटल। ओके, डॉक्टर कहाँ लेके जाता है? ओटी में, तो ऑल्फैक्टरी स्मेल का काम टेम्पोरल लोब में, स्पीच का काम वो भी टेम्पोरल एंड पैराइटल कॉम्बिनेशन में। फिर टेस्टी खाना कौन बनाती है? वाइफ बनाती है, पत्नी बनाती है, तो पैराइटल लोब फॉर टेस्ट। ओके, और सेंसरी के लिए भी कौन हो जाएगी? वाइफ, पैराइटल लोब हो जाएगा, पत्नी पैराइटल। ओके, और क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं आपके माइंड में, तो वो भी कौन रेगुलेट करा रहा है? फ्रंटल लोब, उसको रेगुलेट करा रहा है। तो आज का जो लेक्चर है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेंशन कर सकते हैं। और मिस्टर मन्ना दास जी, आई विल डेफिनेटली टेल यू क्रेनियल नर्व्स। तो अभी तक अपन क्रेनियल नर्व्स में पहुंचे नहीं है, तो जब पहुंचेंगे मैं आपको वो भी बता दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज गाइज अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसकी हेल्प मिल सके, और जो भी मेरा एफर्ट है इस लॉकडाउन में वो सफल हो सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिले। और अगर आपको पसंद आया है तो प्रेस द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो आज के लिए बायोदेवी रिंकल में इतना ही है। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।